हेमा फ्रेंड्स वेलकम। हम इस वीडियो में इस क्वेश्चन पे डिस्कस करने वाले हैं और इस वीडियो में आपको दो चीज़ें सीखने को मिलेगी। एक तो इंग्लिश यूपीएससी के लिए और दूसरा हम इस क्वेश्चन को एनालाइज भी करेंगे और वीडियो किस तरीके से मैं बताऊंगा आपको, किस तरीके से चीज़ें समझाऊंगा, पहले वो देख लेते हैं। पहले हम पैराग्राफ के मायने समझेंगे, मतलब क्या लिखा गया है उसे देखेंगे। फिर बाद में दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे, मतलब इसी वीडियो में हम कॉन्सेप्ट कितने आए हैं, वोकैबुलरी कितनी है और कौन से टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुई है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो आपको ये सारी चीज़ें इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। और अगर आप यूपीएससी के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। और यूपीएससी के लिए अगर आप आंसर राइटिंग सीखना चाहते हैं या नोट्स मेकिंग, तो आपको इंग्लिश किस तरीके से हेल्प करेगी वो हमारा मेन पॉइंट होता है हर वीडियो में। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तभी इस वीडियो को देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो दूसरों को बताएं, अगर ना पसंद आए तो मुझे बताएं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सब में पहले देखिए, फेमिनिज्म इज़ फॉर एवरीबॉडी। सो देखिए, सब में पहले हम फेमिनिज्म के मायने देख लेते हैं। फेमिनिज्म क्या बिलीव बताता है कि जो भी जेंडर है, मतलब मेल फीमेल दोनों को भी इक्वलिटी मिलना चाहिए। इक्वलिटी मतलब दोनों के भी हक बराबर हो, जिसमें सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इक्वलिटी होनी चाहिए दोनों भी जेंडर में, ये है। और देखिए फिर इसके मायने तो आपको पता है और ये नाउन है, एक की बात कर रहा है ये, मतलब जो फेमिनिज्म हम गिन नहीं सकते, एक फेमिनिज्म, दो फेमिनिज्म, तो इसलिए अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आ सकता है ये। इसलिए हम इसको, अच्छा हम क्या करते हैं, ग्रामर को और अच्छे अंदाज में सीखने के लिए उसके टर्म के ऊपर नहीं जाना है। आपको ये कोई पूछने वाला नहीं कि फेमिनिज्म नाउन है, या अगर आपका इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शनल है, सब छोड़ दीजिए बातें, टर्म पे नहीं जाएंगे हम इंग्लिश के, सिर्फ उसके मायने देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हमें मदद मिल सकती है। सो देखिए, इसके मायने तो आपको पता है। फिर है फॉर एवरीबॉडी, फॉर के भी मायने पता है आपको, के लिए, इसके भी मायने देखेंगे हम ओके आने वाले इसी वीडियो में। एवरीबॉडी यानी सभी के लिए, फेमिनिज्म सभी के लिए है, ये हमारा क्वेश्चन है ओके, ऐसे का क्वेश्चन है। तो इसे किस तरीके से श्रुति शर्मा ने डील किया वो देख लेते हैं। पहले मैं आपको इसके मायने समझा देता हूँ। व्हेन ब्रह्मवादिनी गार्गी स्टेप फॉरवर्ड टू, देखिए स्टेप फॉरवर्ड टू हमें क्या है यहाँ पे, ये एक तरह का कॉन्सेप्ट है या फ्रेजल वर्ब, वो भी देखेंगे। स्टेप फॉरवर्ड टू चैलेंज ऋषि वर्जिनिया वाल्किया, मैं प्रोनाउंसिएशन मेरी थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है तो माइंड कर लेना उसे, डोंट माइंड ओके। ओवर हिज क्लेम ऑफ सुपीरियरिटी ऑफ नॉलेज इन द बृहदरण्य का राइट उपनिषद, और बुद्धिस्ट नन्स कंपोज एंड रोट हिम्स इन द जेरीघट राइट या घटा इन 1500 BC एंड 1600 BC। पहले देख लेते हैं मायने ओके। सो जब ब्रह्मवादिनी गार्गी स्टेप फॉरवर्ड, मतलब कोई चीज़ के लिए आप आगे आ रहे हैं, तो ये क्यों आगे आए, चैलेंज करने के लिए। क्या चैलेंज करने के लिए, ऋषि यज्ञवल्क्य ओवर हिज क्लेम, मतलब किसको चैलेंज करना है, ऋषि यज्ञवल्क्य को, ओवर हिज क्लेम ऑफ सुपीरियरिटी ऑफ नॉलेज, मतलब उनका क्या क्लेम था कि नॉलेज सुपीरियर है एक तरह से, इन द बृहदरण्य का राइट, सही है तो मुझे बताएं ओके, उपनिषद में। और या फिर बुद्धिस्ट नन्स कंपोज, तो ये इस चीज़ को चैलेंज कर रहे थे जो लिखा गया था, क्लेम ऑफ सुपीरियरिटी ऑफ नॉलेज, इसमें लिखा गया था ओके। सो उपनिषद और बुद्धिस्ट नन्स कंपोज एंड रोट हिम्स, जो बुद्धिस्ट नन्स है उन्होंने क्या किए, कंपोज किए, ये भी हमारा पार्ट है समझ लीजिए। और रोट हिम्स, जो भी हिम्स है वो लिखे गए थे, जैसे क्या कहेंगे वर्ड्स वगैरह, जो भी चैंटिंग करते हैं हम हिम्स, उसी को कहते हैं। मतलब एक तरह से जो भजन के लिए लाइनें लिखी जाती है उसी को कहेंगे हम। इन द जेरीघटा इन 1500 BC एंड 1600 BC रिस्पेक्टिवली। तो ये जो लिखा गया था, मतलब ये रिस्पेक्टिवली के मायने क्या है देख लीजिए, मैं आपको ये बताता हूँ जी। ये क्लेम ऑफ सुपीरियरिटी को बता रहे हैं, ये नॉलेज, ये वाली बात में उपनिषद में, तो ये पहले वाले को ये कर रहा है, मतलब जो क्लेम ऑफ सुपीरियरिटी है ओके, तो पहले वाले को ये कर रहा है और जो ये है इसको भी चैलेंज किया जा रहा है। तो ये हमारा सेकंड वाला हो गया और ये वाला फर्स्ट वाला हो गया। तो ये रिस्पेक्टिवली इस तरीके से होते हैं कि जो पहले वाले की बात हो रही है फिर सेकंड वाले की, तो उसे हम उसके आगे रिस्पेक्टिवली लिख लेते हैं। इसके मायने ये होते हैं कि हम पहले वाले की बात पहले की जा रही है, उससे दूसरी चीज़ को जोड़ी जा रही है, दूसरी वाले की बात दूसरी बार की जा रही है, मतलब दूसरी दफ़ा, और उससे दूसरी चीज़ से समझाता हूँ इसे अच्छे से भी। चलिए इतने मायने समझ में आ गए कि क्या हुआ, जो है ये ब्रह्मवादिनी, इन्होंने क्या किया, स्टेप फॉरवर्ड हुए, मतलब चैलेंज करने के लिए, चुनौती देने के लिए आगे बढ़े। स्टेप फॉरवर्ड यानी आगे बढ़ना ओके। ये जो चीज़ लिखी गई थी क्लेम वगैरह, सो इसे देखते हैं और मैं और समझाने वाला हूँ, थोड़ा देख लेते हैं और नीचे भी, वरना वीडियो इसी में चल जाता है। फिर देखिए, और लिटिल डिड दे नो दैट, ये हमारा आज का स्ट्रक्चर है, बहुत ही अच्छा है, आप ये कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लिटिल डिड दे नो दैट टर्म्स लाइक फेमिनिस्ट आइकन्स वुड बी यूज्ड ओके, वुड बी यूज्ड टू describe them in the 21st century।
सो क्या है लिटिल डिड नो यानी वो अनअवेयर थे, दे हैड नो आइडिया मीन्स दे वर अनअवेयर, कि उन्हें बिल्कुल आइडिया ही नहीं था, उनको बिल्कुल ये पता ही नहीं था कि वो कौन से टर्म्स की बात कर रहे थे। लिटिल डिड दे नो दैट टर्म्स लाइक फेमिनिस्ट आइकन, किसके टर्म्स के बारे में, फेमिनिस्ट आइकन के, वुड बी यूज टू डिस्क्राइब दैम, मतलब उन्हें ये नहीं पता था कि उन्हीं के मतलब जो फेमिनिस्ट आइकन है उनके लिए वो एक टर्म बन जाएंगे डिस्क्राइब करने के लिए। जो उन्होंने बात कही है वो 21st सेंचुरी में फेमिनिस्ट आइकन की तरह उन्हें डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बारे में वो अनअवेयर थे। तो ये पैराग्राफ हमें बताता है। तो आज हम इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं मैं आपको वही बता देता हूँ। सो देखिए, सब में पहले हमारा क्या स्ट्रक्चर है, मतलब जो फ्रेजल, इसे फ्रेजल वर्ब कहते हैं बाय द वे। एक वर्ब होता है, उसके बाद एक एडवर्ब होता है या फिर प्रीपोजिशन होता है, तो इसे हम फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। तो इसके माने तो मैंने आपको वैसे ही बता दिया कि स्टेप फॉरवर्ड यानी कोई चीज़ के लिए आगे आना। टू चैलेंज, ये मैंने आपको पहले बताया था कि इन्फिनिटिव की तरह इस्तेमाल हो रहा है, एक नाउन की तरह, और ये जोड़े जा सकते हैं। समझ रहे आप? तो ये तो हम सीखने वाले ये भी। और देखिए ऋषि वैजना, और ये ओवर के माने सीखेंगे हम बहुत सारे, कितने कंटेक्स्ट में इस्तेमाल होता है। यहाँ पे तो वैसा क्लेम के ऊपर के सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। ओके, अब एक क्लेम ऑफ, किसी चीज़ की पोजीशन बताने के लिए, जैसे क्लेम ऑफ सुपीरियरिटी, मतलब सुपीरियरिटी का क्लेम। अगर मैं आपको बोलूँ कि समीर की कार, तो कार ऑफ समीर, समीर की पेन, पेन ऑफ समीर, प्रिया का लैपटॉप, लैपटॉप ऑफ प्रिया। ओके, इस तरीके से बोलना है। जो भी चीज़ की बात हो रही है उससे पहले फिर ऑफ लगा के जिस शख्स की भी वो चीज़ है उसका नाम ले लेना है। जैसे लैपटॉप किसी चीज़ का नाम है, फिर ऑफ, और किसका है वो, प्रिया का, तो लैपटॉप ऑफ प्रिया, इस तरीके से। ओके, ऑफ नॉलेज इन द यानी में, किस चीज़ में, इसमें, उपनिषद में, ये बताया गया है। बुद्धिस्ट नन्स कंपोज, ओके, ये भी हमारा क्या है, आज का कॉन्सेप्ट है। ओके, ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। हेम्स, ओके, इन द, ये तो पता ही आपको बार बार हो रहा है। फिर 15th सेंचुरी एंड के बारे में आपको पता है, और ये किस तरीके से इस्तेमाल होता है हम वो भी देखेंगे। फिर लिटिल डिड दे नो दैट, ये हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है। ओके, और इसके बाद ये वुड, इसके साथ मतलब ये क्योंकि पहले से ही पास्ट में है तो ज़्यादातर ये पास्ट के साथ ही इस्तेमाल होता है, तो हम वुड के भी बहुत सारे इस्तेमाल देखने वाले हैं। ये लाइक का तो पता है कि जैसे, लाइक, राइट, वो वाली चीज़। डिस्क्राइब दैम, टू डिस्क्राइब, तो इन्फिनिटी हम बार बार इस्तेमाल करेंगे डिस्क्राइब करने के लिए। दैम के माने भी देखेंगे, वैसे पिछले वीडियो में देख चुके हैं हम, ऐसा भी है 21st सेंचुरी। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, दो कॉन्सेप्ट सीखेंगे। वोकैबुलरी तो हमने एक चीज़ सीख ली है यहाँ पे, राइट, वोकैबुलरी इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुई यहाँ पे, और ये वाला एक वोकैबुलरी था, मतलब जो भी भजन के लिए वर्सेस लाइंस वगैरह लिखी जाती है, एक तरह से भजन ही कह लीजिए वो। और दूसरा क्या है हमारा, अच्छा 3 कॉन्सेप्ट हो गए, ये हम ये भी देखने वाले हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया, सेकंड कॉन्सेप्ट ये हो गया, और थर्ड कॉन्सेप्ट ये हो गया। तो चलिए वीडियो को और आगे अच्छे से बनाते हैं। वीडियो लंबा होगा लेकिन लंबी लंबी बातें भी आपको ज़रूर सिखाएगा ये वीडियो। सो देखिए, हम हमारे स्लाइड्स पर आ चुके हैं। तो ये हमारी स्लाइड है, इंग्लिश फॉर यूपीएससी और अदर एग्जाम्स। ओके, तो चलिए देखते हैं हम। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट था जहाँ पर नंस कंपोज्ड वाला आया था, कंपोज आया था, तो वो क्या था एक तरह से। ओके, 2 सेकंड, ये वर्ब सेकंड था। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, आदित्य श्रीवास्तव जिन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल किया था, उनके आंसर बुकलेट से हम जब इंग्लिश सीख रहे थे, मैंने बताया था कि आपको वर्ब के कुछ फॉर्म याद करने बेसिक वाले, अगर आपने वो करे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, वरना इस वीडियो में मैं बता दूंगा आपको। जैसे कंपोज एक रेगुलर वर्ब है। रेगुलर वर्ब क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे कंपोज लिख रहा हूँ। ओके, ये मैंने लिख दिया कंपोज, तो मैं यहाँ सिर्फ रेगुलर वर्ब में क्या लगाऊंगा, ईडी लगा दूंगा, तो कंपोज हो जाएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म भी हो जाएगा, थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा। और यहाँ पे तो आईएनजी लगाना है, ये तो आपको पता ही है, कंपोजिंग। और ये क्या करना है, सिर्फ लास्ट में एस लगाना है, कंपोजेस, राइट। इस तरीके से मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, इस तरीके से याद रख सकते हैं। और एक होते हैं इरेगुलर वर्ब। ओके, तो एक होता है गो, तो इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा, मतलब इसकी पूरी दुनिया ही बदल जा रही है। गो अलग है लेकिन इसकी पूरी दुनिया बदल जा रही है, मतलब पूरी तरीके से चेंज हो जा रहा है ये। और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन हो जाएगा। और ये तो आपको पता है यहाँ पे गोइंग हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गोज हो जाएगा, यानी ईएस लगाना पड़ेगा हमें जब भी ओ से ख़त्म हो रहा है। तो ये मैंने बेसिक सी बातें आपको पहले ही बता दी थी, लेकिन अभी हमारा कॉन्सेप्ट है ये वाला कैसे लिखना है, इसे कैसे समझना है। और ये बहुत सारा इस्तेमाल भी होता है, जैसे आप द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ोगे या कोई बुक पढ़ोगे हिस्ट्री की, तो आपको ये जो सेकंड फॉर्म है वो आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हुए नज़र आएगा। तो देख लेते हैं। तो ये किसका पार्ट है, ये सिंपल पास्ट टेंस का पार्ट है वैसे। ओके, सिंपल पास्ट टेंस। इसमें क्या होता है कि अपन बोलते हैं ना कि मैं गया, मैं जाता था। इससे जाता था तो बहुत कम बोलते हैं हम हिंदी में। मैं गया था, मैं मिला था, मैं मिला, मैं गया, तो इस तरीके से सिंपल पास्ट वाले सेंटेंस आते हैं। तो मैं यहाँ पे या लिख दे रहा हूँ, लड़की थी तो क्या, मैं गई थी, हम गए थे, राइट। ये और उसके लास्ट में थे, था, थी वगैरह आते। तो ये हिंदी का छोटा सा स्ट्रक्चर मैं ऐसे मेट रहा हूँ। तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, सिंपल पास्ट टेंस को
आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सेंटेंस को हमने 2-3 पार्ट में बांटा था। एक होता है हमारा पॉजिटिव, जिसमें हम क्या वाले बात करते हैं, हाँ वाली। एक होता है नेगेटिव, जिसमें हम क्या बात करते हैं, ना वाली। और एक होता है इंटरोगेटिव, यानी जिसमें हम क्या बात करते हैं, क्वेश्चन वाली, ओके, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये आपको पता होनी चाहिए। और एक नेगेटिव इंटरोगेटिव था, जिसमें हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों, जैसे क्या मैं नहीं गया था, क्या मैं नहीं पढ़ा गया यूपीएससी के लिए, इस तरीके से। ये थोड़ा एडवांस वाला है। जब आपको इस पर कमांड हो जाएगी, हम ये भी फिर कभी सीख लेंगे। अभी इस पर ज़्यादा ध्यान देना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो देखते हैं हम अभी हम सीख रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव वाले सेंटेंस, ओके, सिंपल पास्ट टेंस में। तो इसका क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, मैंने बताया था आपको, मैं ऐसे डिनोट करने वाला हूँ। फिर रहेगा वर्ब का सेकंड फॉर्म, और उसके बाद क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट, अगर आप लगाना चाहे तो, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, और ये मुझे थोड़ा बार बार थोड़ा इरेज करना पड़ता है, इसीलिए। तो देखिए सिंपल पास्ट टेंस में हम सीख रहे हैं पॉजिटिव वाले सेंटेंस, ओके। तो हमारा क्या है स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू और ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फर्स्ट, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सेकंड। तो हमारा फर्स्ट क्या रहेगा, गो, तो इसका क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म वेंट। और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंपोज, ओके। तो मैं यहाँ पे सिर्फ क्या लगा दूंगा, ईडी लगा दूंगा। अगर मैंने लिखा है यहाँ पे वॉक, तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, ईडी, यानी वॉक्ड हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे स्लीप, तो स्लीप का सेकंड फॉर्म क्या होगा, स्लेप्ट, ओके। राइट लिखा तो रोट, मैं आपको जुमले में बता देता हूँ। जैसे मुझे यहाँ लिखना है कि मैंने कंपोज, यानी मैंने बनाया, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, आई कंपोज्ड, इस तरीके से। अब आगे कुछ लिख सकते हैं आप आपके मन से, जो भी आप बनाना चाह रहे हैं। जैसे मैं गया, या मुझे बोलना है कि मैं दिल्ली गया, आई वेंट टू, क्या लिख सकते हो आप, दिल्ली, या फिर आई वेंट टू अमेरिका, टू लगाते हैं हम जब भी प्लेस की बात कर रहे हैं। और मैं सोया, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, आई स्लेप्ट, इस तरीके से, ऑन काउच और एनीथिंग। तो ये हमारा बेसिक सा स्ट्रक्चर है, जिसमें हम हाँ वाली बात कर रहे हैं। अब हम देखते हैं नेगेटिव वाले। स्ट्रक्चर यही रहेगा, सिर्फ आपको अभी ये वाले याद रखना है, ओके। वैसे मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में या वेबसाइट पे डाल दूंगा आपके सेकंड फॉर्म। अभी हम इसी का क्या देख रहे हैं, नेगेटिव वाला पार्ट देख रहे हैं। तो हमारा क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, और यहाँ पे क्या रहेगा हमारा, डिड नॉट रहेगा। ये आपको लगाना ही पड़ेगा। आप वर्ब फर्स्ट को भूल जाना है, ओके, वर्ब सेकंड को भूल जाना है, वर्ब वन आने वाला है। वर्ब वन तो आपको सभी को पता है, गो, कम वगैरह। सो मुझे बोलना है कि मैं नहीं गया दिल्ली, तो मैं कैसा बोलूँगा, आई डिड नॉट गो, फिर वही आएगा हमारा टू दिल्ली, आई डिड नॉट गो टू दिल्ली। मैं नहीं सोया, आई डिड नॉट स्लीप, ओके। मैं नहीं कंपोज किया, कैसा लिखूँगा मैं, आई डिड नॉट कंपोज, ओके। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कोई भी क्वेश्चन को, अगर कोई भी सेंटेंस को अगर मुझे क्वेश्चन बनाना है, तो ये मैं जो हेल्पिंग वर्ब है मैं इधर ला लूँगा, ओके। नॉट को थोड़ी देर भूल जाइए। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा, डिड आई गो टू दिल्ली, डिड आई गो टू दिल्ली, क्या मैं दिल्ली गया, डिड आई स्लीप, क्या मैं सोया, डिड आई कंपोज, क्या मैंने बनाया, इस तरीके से, राइट। तो ये हमारे सारे स्ट्रक्चर हो गए। देखिए मैं अभी पॉजिटिव को लिख देता हूँ यहाँ पे। तो मैं हमेशा क्या लिखूँगा पॉजिटिव में, वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। जैसे मैं बोलूँगा कि मैं किया, तो ये खुद एक सेकंड फॉर्म है, तो ये क्या है, हमारे सेकंड फॉर्म है, राइट। मैं किया, अब मुझे बोलना है मैं सोया, तो आई स्लेप्ट। ये बेसिक से स्ट्रक्चर होता है, राइट। अभी नेगेटिव वाला देखते हैं। यहाँ पे हमेशा क्या इस्तेमाल होगा, डिड नॉट का इस्तेमाल होगा, ओके। और इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, याद रखना। आप सेकंड फॉर्म कहीं भी नहीं लगाना, सिर्फ पॉजिटिव में सेकंड फॉर्म आएगी। तो आई डिड नॉट गो, ओके। और क्वेश्चन में कैसा रहेगा, ये वाला पहले आ जाएगा, जैसे डिड आई गो। और यहाँ पे भी क्या रहेगा हमारा, यहाँ पे भी हमेशा क्या रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। डिड आई गो, डिड आई स्लीप, डिड आई कम, डिड आई प्रिपेयर, ओके। अगर आपको ये नेगेटिव इंटरोगेटिव, जैसे हम बोलते हैं ना, क्या मैं नहीं पढ़ा क्या यूपीएससी के लिए, क्या मैं नहीं सोया क्या, तो यहाँ पे सिर्फ आई के बाद में क्या लगा दूंगा, नॉट। डिड आई नॉट स्लीप, डिड आई नॉट स्लीप, डिड आई नॉट स्टडी, डिड आई नॉट प्रिपेयर, और डिड आई नॉट वॉक, क्या मैं नहीं चला, इस तरीके से। तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट जो हमने देखे थे वो कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, दूसरों को भी बताएं, ओके। तो हमारा कॉन्सेप्ट बचा है अभी कि लिटिल, ओके, लिटिल डिड। अब ये दी की जगह आप यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, यानी आई, वी, यू, ही, शी, कोई एक नाम जैसे प्रिया, समीर, या फिर दो नाम प्रिया एंड समीर, ओके। लिटिल डिड दे नो, ओके, क्योंकि आंसर क्वेश्चन में था इसीलिए हम आंसर में लिखा हुआ था, इसीलिए बता रहा हूँ मैं, ओके। फिर ये दैट, मतलब कोई इंसान या कोई जो बात कर रहा है वो अनअवेयर है, उसको पता ही नहीं कि क्या होने वाला फ्यूचर में, कोई भी हो सकता है। दे की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, खुद के बारे में बात कर सकते हैं, किसी इंसान का नाम ले सकते हैं, कोई भी चीज़ का, ओके। सो यहाँ पे मैं आपको 2-3 सेंटेंस बताता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो अब मैं बार बार लिख नहीं सकता क्योंकि मुझे पूरा ही इरेज करना पड़ रहा है, ये टाइप की वैसी खासियत है। तो ये देखिए, क्योंकि पास्ट में पहले से ही हमने अभी पढ़ा था, ये पास्ट वाला सेंटेंस है, वो आपका सेकंड फॉर्म, तो इसलिए सेकंड वाला भी हम पास्ट में ले रहे हैं। जैसे
लिटिल डिड आई नो, अभी ये रहेगा, मैं आई की जगह दे को ख़त्म कर रहा हूँ। लिटिल डिड आई नो दैट आई वुड, क्या लिखूँगा मैं, आई वुड पास। फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, यूपीएससी एग्ज़ाम, कि मुझे मतलब ये पता ही नहीं था कि मैं यूपीएससी के लिए पास हो जाऊँगा, मतलब यूपीएससी पास हो जाऊँगा, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आप ये वुड के बाद ये वाला वर्ब फर्स्ट बदलना है आपको सिर्फ। लिटिल डिड आई नो दैट, लिटिल डिड आई नो दैट आई वुड गो टू दिल्ली, कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं दिल्ली जाऊँगा। फिर इसके बाद देखिए आप ऐसे ही बोल सकते हैं, लिटिल डिड आई नो दैट आई वुड फेस एक्सट्रीम वेदर इन दिल्ली, कि मुझे क्या पता था कि मैं दिल्ली में इतना तूफ़ानी या एक्सट्रीम वेदर, जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, उसे एक्सट्रीम वेदर कहेंगे हम, वैसा महसूस करूँगा, ओके, या फेस करूँगा। लिटिल डिड आई नो दैट आई वुड गो टू अमेरिका, क्या पता था मुझे कि मैं क्या अमेरिका चले जाऊँगा। या फिर आप इस तरीके से भी अभी आई वुड को ख़त्म कर दे सकते हैं। अब यहाँ पे हैड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे लिटिल डिड आई नो दैट आई हैड अ कार, मुझे क्या पता था कि मेरे पास कार होगी, इस तरीके से बोल सकते हैं। मतलब सब बातें आप पास में ही भी बोल सकते हो इस तरीके से। लिटिल डिड आई नो दैट आई हैड अ प्लेस, ओके, इन माई बिल्डिंग, क्योंकि मुझे क्या पता था कि मेरे पास ही बिल्डिंग में कोई एक रूम है। इस तरीके से हम हिंदी में बोल देते, तो बस वही है ये। तो आपको, मुझे यकीन है आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अब देखिए उसके बाद मैंने बताया था कि आपको वुड का इस्तेमाल मैं बताऊंगा, वुड बी यूज्ड टू, कि वुड बी यूज्ड टू क्या है हम वो देख लेते हैं, तो आपको और सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी आइंदा भी बारी को हम वीडियो देखेंगे। तो देखिए वुड को समझने से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, विल को समझना पड़ेगा। विल किसको बताता है, ये फ्यूचर को बताता है, मतलब कोई चीज़ आप फ्यूचर में करने वाले हो, मुस्तकबिल में करने वाले हो, भविष्य में करने वाले हो, ये उसी का पास्ट टेंस है, ओके, उसी का पास्ट टेंस। जैसे हम गो का पास्ट टेंस क्या देखे थे, वेंट, गो यानी आता जाता, और वेंट यानी गया। ठीक उसी तरीके से ये वुड को मैं समझाता हूँ। विल तो समझ में आ गया होगा आपको। समझिए एक टाइमलाइन है, ये यहाँ पे मैं मंडे लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ट्यूसडे, ओके, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वेंसडे, ओके। तो समझिए मंडे को आपने किसी से प्रॉमिस किया था कि आप उसे ट्यूसडे के दिन क्या करोगे, पॉलिटी की एक बुक दोगे, ओके, ये आपका प्रॉमिस हो। क्या बोला मैंने, मंडे को आपने प्रॉमिस किया था कि आप ट्यूसडे को किसी को पॉलिटी की बुक दोगे, और वो बात कर रहे हैं आप अब दोनों, समझो आप ए है और कोई दूसरा शख्स है बी, तो अब ये दोनों की डिस्कशन कब चल रही है, वेंसडे को चल रही है, ओके। ये दोनों डिस्कस कर रहे हैं कि आप ये क्या कहेगा, मतलब जो ए वाला शख्स है, जो बी वाला शख्स है, क्योंकि ए वाला क्या करने वाला था, बी को पॉलिटी की बुक देने वाला था, तो बी वाला क्या कहेगा, बी जो शख्स है, जो पर्सन है, वो कहेगा कि यू सेड, ओके, यू सेड मतलब तुमने कहा, दैट यू वुड गिव मी अ पॉलिटी बुक, ओके, कि तुमने मुझे कहा कि तुम मुझे एक पॉलिटी बुक दोगे। तो यहाँ पे भी तो फ्यूचर का, यहाँ पे गागी वाला ही सेंटेंस आता है कि मैं जाऊँगा, मैं आऊँगा, मैं खाऊँगा, वही सेंटेंस आता है, लेकिन इसका अलग सेंस आता है, लेकिन कि आप कोई बात पास्ट में ही कर रहे हो। जैसे मंडे को समझे आज मंडे है और कल ट्यूसडे, और मतलब परसों का दिन क्या है, वेंसडे, तो अभी वेंसडे को मंडे की बात कर रहे हो, तो आप वहाँ पे वुड का इस्तेमाल करोगे। यू सेड दैट यू वुड गिव मी अ बुक, कि तुमने कहा था कि तुम मुझे एक किताब दोगे। यू सेड तुमने कहा, दैट यू वुड कम विथ मी, कि तुम मेरे साथ आओगे। इस तरीके से आप इसे समझ सकते हो कि, और वुड का एक सेंस ये भी आता है कि ही वुड बी एट होम, मतलब वो घर पे होगा, मतलब आपको पता नहीं लेकिन होगा भी एक तरह से। ये अजीब सा जुमला है ये, ओके। और एक यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस में भी ये इस्तेमाल होता है, जैसे इफ़ आई कम, अगर मैं आया तो तुमसे मिलता, आई वुड कम, आई वुड मीट यू, ओके, आई वुड मीट यू। समझ रहे हैं आप, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है यहाँ पे भी। इफ़ आई कम, अगर मैं आया या फिर मैं आता तो तुमसे मिलता, ओके। इफ़ आई हैव मनी, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें देता, आई वुड गिव यू मनी। इफ़ आई हैव मनी, आई वुड गिव यू मनी, ओके। इफ़ आई, ऐसे बोल सकते हैं ना, इफ़ आई हैव मनी, अगर मेरे पास पैसा होता तो आई वुड गिव यू, आई वुड गिव यू, कि मैं तुम्हें देता, ओके, पैसे। इस तरीके से आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वहाँ पे एक तरह से वुड बी का भी इस्तेमाल हुआ है, ओके, वुड बी का भी। तो और वहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो ये पैसिव वाले सेंटेंस होते हैं कि मुझे कैसा बोलना है कि ही वुड बी बीटन, ओके, कि मुझे बोलना है कि वो मारा जाएगा, ओके। आप किल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बेहतर तरीके से समझने के लिए, कि ही वुड बी किल, मतलब कोई इंसान है, कोई अभी कोई गुनाह किया है, ओके, कोई क्रिमिनल है, और आपको ऐसे, आप कोई दो दोस्त में बात चल रही है और वो जेल में है, ओके, अभी जेल में है और उसे फांसी की सज़ा होने वाली है। तो अब ए और बी, तो उसके बारे में डिस्कस कर रहे सी पर्सन को, जिससे अभी क्या होने वाली है, फांसी होने वाली है। तो बोल सकते हैं आप कि ही वुड बी किल्ड, ओके, ही वुड बी हैंग्ड, मतलब वो अभी तक क्या होगा, फांसी पे चढ़ चुका होगा।
या आप ऐसा सोच सकते हैं कि समझो अभी बहुत दिनों की बात हो रही है, आप किसी इंसान से मिले, ओके, शख्स है, आपका दोस्त है, ओके, अब 2024 में जैसे आप समझिए मुझसे मुलाकात की 2024 में या 25 में, और मुझे फर्स्ट रैंक मिल गई, और आप यही बात कब कर रहे हो, 2035 में, ओके। तो आप किसी दूसरे शख्स को, बी को बोल रहे हो कि यार जो पर्सन ए था वो कहाँ है आजकल, तो सी पर्सन आपको बोल रहा है कि वो तो अभी आईएएस बन चुका होगा, ओके, या फिर वो पास कर चुका, मतलब वो पास हो गया होगा। सो क्या बोलेंगे आप, ए वुड बी पास्ड, ए वुड बी पास्ड, मतलब वो पास हो चुका होगा, ओके, या फिर होगा, चुका तो नहीं आएगा, ही वुड बी पास मतलब वो पास हो गया, इस तरीके से हो गया होगा, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो ये वुड का ये कॉन्सेप्ट है, समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं, और इसे हम एक अलग ही वीडियो में हम डिटेल में क्या कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। और देखिए, आपको मुझे इंस्पायर करना है तो सिर्फ आपको एक छोटा सा लाइक करना है, और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मुझे और फ्यूचर में वीडियो बनाने में मतलब मदद मिले। इम्प्रूवमेंट ज़रूरी होता है, आपको भी पता है। तो आपके कमेंट मुझे और इंस्पायर करेंगे, और कुछ अगर इम्प्रूव करना है सिखाने में या आपको समझ में नहीं आ रहा, तो भी आप वीडियो के एंड में कभी भी आपको जब दिल चाहे कमेंट करना है तो कर सकते हैं, ओके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।